अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए हैं ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, और हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और मिस नादिया शेख हैं हमारी जो है डायबिटीज़ एजुकेटर, और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन का मुख्तसर सा तारुफ़ कराता चलूँ आपसे। हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट भी हैं, और हमारे यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, और गुज़श्ता 20 साल से यहाँ 71 जेल रोड लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हुआ ये कि ईद उल अज़हा से पहले जो हमने प्रोग्राम करना था ईद उल अज़हा के बारे में, वो हम पिछले मरतबा हमारे एक मेहमान आ गए फ्रॉम यूके, तो हमने फिर ईद उल अज़हा के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया, और वो हमारे से इल्तवा में चला गया। तो जनरली कैसा रहा ईद उल अज़हा पे, लोगों की क्या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, या कैसे आपने उनको केटर फॉर किया? ज़रा सा जायज़ा उसका अगर हम ईद उल अज़हा ज़ाहिर है कि फेस्टिवल है, और फेस्टिविटी का जब होता है, रुझान होता है, तो उस वक्त क्योंकि खाना पीना, दावत और ये पार्टीज़ ये लाज़िम मलज़ूम है जी, फेस्टिविटी का हिस्सा है जी। तो कल मैं अखबार में ख़बर पढ़ रहा था कि तकरीबन लाहौर के अंदर हॉस्पिटल की एमरजेंसी 3 से 4 हज़ार आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं ज़रा वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का शिकार होते हैं, क्योंकि गोश्त है कच्चा पका जैसे भी है इस तरह की चीज़ें, और साथ जो दूसरी चीज़ें उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये रोज़ाना में देखा जाता है। तो बहुत सारे लोग जिनको कुछ होता है कि गुर्दों का प्रॉब्लम होता है, और गुर्दों के प्रॉब्लम वाले हज़रात वो गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनकी जो बीमारी है वो किसी हद तक शिद्दत इख्तियार कर जाती है ख़ास। और कुछ लोग अफराद ऐसे भी होते हैं जिनको यूरिक एसिड के इश्यूज़ होते हैं, और वो रेड मीट खाते हैं तो यूरिक एसिड भी उनका बढ़ जाता है, जिससे उनको प्रॉब्लम जॉइंट्स के प्रॉब्लम भी आते हैं। और ओवर ईटिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो बड़े ही कॉमनली देखने में आते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बारिश कराची में भी बहुत और फ्लडिंग भी हुई है, और में भी अब एक पैटर्न है, ये भादों का शायद महीना है, जहाँ पे कहीं ज़्यादा बारिश हो रही होती है छमाछम, और कहीं बिल्कुल सूखा होता है। तो ये बारिश के ह्यूमिडिटी और ये इसका भी कोई डायबिटीज़ से, कोई स्किन का कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि स्किन के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाती है, ह्यूमिड होता है, ज़ाहिर पसीना ज़्यादा आता है, जब एक हिस्से में बारिश होती है एक हिस्से में नहीं होती, तो जो ह्यूमिडिटी लेवल वो बढ़ जाता है, 80% तक पहुंच जाती है, और हवा बिल्कुल नहीं चलती, और उससे आपको पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना आता है ज़्यादा तो उससे कई दफ़ा जो बाहर से जो मट्टी, गर्दो गुबार और पसीना भी मिलता है, और कई मसाम बंद हो जाते हैं पसीने की वजह से, तो वहाँ फोड़े फिंसियों का रुझान वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन होने की जो टेंडेंसी है वो आम आदमी की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ये कॉमनली देखने में आते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि जो ज़्यादा मसाइल हमें वो आते हैं वो GI अपसेट के, और अभी हमें जो बहुत सारे इस सीज़न में हमें देखने को मिले, बरसात के सीज़न में हेपेटाइटिस बहुत फैला हुआ था, और टाइफाइड बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर वबा फैली हुई थी, बल्कि एक एपिडेमिक की शक्ल में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई आला सतह पे कोई इसके लिए रोकथाम के लिए, कोई अवेयरनेस के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया गया हो। और हेपेटाइटिस भी इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या ए होता था या ई होता था, और ई ख़ास तौर पे काफ़ी ख़तरनाक होता है, हालांकि क्रॉनिक नहीं होता, लेकिन इसमें मोटेलिटी रेट ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे वो फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी के अंदर उनको हेपेटाइटिस ई हो तो उनकी मोटेलिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, गले की बीमारियां या कुछ ज़ुकाम वगैरह ये आजकल है कुछ ज़्यादा? कम है, इतना नहीं है। जो ही वो अब सीज़न हमारा चेंज होगा, हम सर्दी की तरफ, मौसम सरमा की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर ये मसाइल ज़्यादा होते जाएंगे। और डॉक्टर साहब, आज़ादी कल थी, यौम आज़ादी, तो उसके मुतालिक कुछ ज़ियाबीतस का कनेक्शन बनता है उसके साथ? आज़ादी जब लेते तो आज़ादी, बहुत सारे मजीद कहते हैं हमें तो आज़ादी है, खाने पीने की भी आज़ादी है, सोने जागने की भी आज़ादी है। तो आज़ादी इस महीनों में ना लें। आज़ादी जब आपको मिलती है तो कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ एहतियातों के साथ,
कुछ अपने जो कानून की पासदारी के साथ है, तो हम आज़ादी का मतलब ये समझते हैं कि हर कानून को बालाए ताक रख के आज़ादी का जश्न मनाया जाए। हालांकि ये उसका मकसद नहीं है, ना होना चाहिए। ठीक हो गया। लो जी, मेरे पास तो कुछ सवालात थे, जल्दी जल्दी मैंने डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछ लिए। आज जिस टॉपिक को हम छू रहे हैं, बहुत वसी टॉपिक है, उस पर ज़रा आप बात कीजिए। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में है, यानी कि गुर्दों की बीमारी। तो गुर्दों की खराबी की पहली अलामत जो है वो क्या है जब नेफ्रोपैथी होती है किसी? अच्छा, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं गुर्दों, डॉक्टर साहब मेरे ना कमरे के पिछले वाले हिस्से में वो हाथ लगा कहते हैं मुझे दर्द हो रही, मैं गुर्दों के टेस्ट करवा लूँ। हालांकि वो दर्द को पहली अलामत समझते हैं कि शायद शुगर की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं है। गुर्दे में जो दर्द है वो 2-3 वजूहात से होती है, या तो गुर्दे के अंदर पथरी हो या गुर्दे के अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो, नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो, तो उस तरफ हो सकती है। हालांकि ये मसला नहीं होता। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों पे की जो सबसे पहली अलामत, उसका जवाब यह है कि कुछ भी नहीं होती। इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं, कोई अलामत नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होती। और अलामात शुरू उस वक्त होती हैं जब जो पानी सर से गुज़र चुका होता है। तो जब आपकी जो कंडीशन है पेशेंट की वर्स हो चुकी होती है, एडवांस स्टेज पे जा चुकी होती है गुर्दों की डिजीज़, उस वक्त हमें पता चलती है। तो इसमें जो बहुत सारों में पता ऐसे चलता है कि उन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एकदम उनका ब्लड प्रेशर ज़ाहिर हुआ और बेइंतहा ब्लड प्रेशर उनका लेवल उसका काफ़ी चला गया। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के पाँव में सूजन आना शुरू हो जाती है, आँखों के दरमियान, आँखों के इर्द गिर्द है वो पफीनेस आ जाती है। तो ये इस किस्म की सिम्टम ज़ाहिर हो सकती है। तो यूरिन में अगर वो करते हैं तो यूरिन के अंदर वो ऐसे झाग झाग से उनको नज़र आती है, वो इस बात की अलामत है कि प्रोटीन यूरिन के अंदर निकल रही है। तो ये कुछ जिससे साइन एंड सिम्टम है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो असल मसला ये होता है कि हमें बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेना चाहिए बजाय कोई अलामत ज़ाहिर होने से पहले। यानी हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि हम अपने मरीज़ों को ये एजुकेट करें कि गुर्दों के बारे में अवेयरनेस उस वक्त ले लें जब आपको कोई सिम्टम नहीं है, और उस वक्त उसको हम पकड़ भी सकते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़, ये फरमाइएगा कि ये अलामात जो आपने कहा कि इनको अर्ली डिटेक्ट कर लें, समझ लें, जान लें, कोई और भी तरीके ऐसा है कि ये होने से हो चुकी हो, अगर ये अलामात आ रही हों तो इसको वापस कर लिया जाए, पलटा दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए? अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें कि हमें अपने जो डायबिटिक पेशेंट को हम एक कुछ ख़ास किस्म की उसको टेस्ट भी बताते हैं। आपने हमारे नुस्खे पे भी देखा होगा, लिखा होता है कि यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाएं। ये क्या है? ये एक टेस्ट होता है कि नॉर्मली होता है कि जो किडनी है वो आप का जब किडनी के अंदर जब ब्लड जाता है तो वो किडनी का काम है सारे ब्लड को फ़िल्टर करके दोबारा जो काम की चीज़ें होती हैं वो वापस खून के अंदर शामिल करता है। प्रोटीन ज़ाहिर है काम की चीज़ है, तो वो वापस की पूरी चली जाती है। तो नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है या डायबिटीज़ उसकी कंट्रोल जा रही है या उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका प्रोटीन उसके यूरिन के अंदर ज़ाहिर नहीं होती। तो एक बहुत अर्ली स्टेज पे जिसको हम माइक्रो के लेवल जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो का मतलब थोड़ा, यानी उस स्टेज पे हम कुछ लोगों जिनके अंदर अभी किडनी का डैमेज डायबिटीज़ की वजह से शुरू हुआ होता है या ब्लड प्रेशर की वजह से शुरू हुआ होता है, तो मामूली सी मिकदार प्रोटीन की यूरिन के अंदर अपीयर होती है। ये भी तो सिम्टम ही हुआ ना, अर्ली से। ये हम साइन इसको कहेंगे ना। सिम्टम होता है जो अलामात हो, साइन होता है जो हम एलिसिट करते हैं या इन्वेस्टिगेशन में जब हमें पता चलता है। तो वो हल्का से प्रोटीन आती है लेकिन मरीज़ को नहीं पता चलता। एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यूरिन के अंदर माइक्रो लेवल पे प्रोटीन है। तो वो माइक्रो लेवल क्या है? 30 से 299 मिलीग्राम अगर आपके अंदर इस रेंज के अंदर प्रोटीन है तो इसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज कहते हैं। अगर 30 मिलीग्राम से नीचे आ रही है तो वो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि उसकी साइन जैसे आपने कहा पेशेंट को तो पता नहीं चलती, तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे उसको वक्तन फवक्तन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ये हम रिकमेंड करते हैं कि इस टेस्ट को हम 6 महीने में के बाद हमारे पेशेंट को कहते हैं वो करवाए। अगर किसी का पॉजिटिव आ जाए तो हम उसका कहते हैं भी 2-2 महीने का फिर से 2 टेस्ट और करवाए। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करके उसके वो टेस्टिंग के लिए भेजे। तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसका इलाज मुमकिन है।
तो वो आपने जब बात की कि क्या ये रिवर्सिबल है जी या नहीं है, जी तो अगर तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज है वो तो रिवर्सिबल है, यानी अच्छी अपना शुगर का लेवल अच्छा कंट्रोल रखें और अपना ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करें और उन ख़ास अद्वियात का इस्तेमाल करें जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा, वो कौन सी है डॉक्टर साहब? वो उसमें हम 2 ग्रुप मेजर हम इस्तेमाल करते हैं, एस इनहिबिटर्स जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, एस इनहिबिटर्स कहते हैं, और एक ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। यानी ये अद्वियात हम जो है वो इस्तेमाल इस ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स हैं बेसिकली जिनकी अद्वियात हम पेशेंट्स को देते हैं और ये गुर्दों के अफ़ाल के लिए मुनासिब हैं। और ये वो अगर हम उनको पेशेंट को ब्लड प्रेशर है साथ तो हमें ब्लड प्रेशर की दवाई इन ग्रुप से लेनी चाहिए, डॉक्टर को चाहिए। अच्छा, अगर उनको ब्लड प्रेशर नहीं भी है जी। तो तब भी ये लो डोज में ये ब्लड प्रेशर की दवाई उनको दे सकते हैं मरीज़ को, उससे रिवर्स हो जाए? उससे रिवर्स होती है। अब ये होता ही है कि बहुत सारे हम कोई डॉक्टर कंसल्टेंट उसको लिख के देता है जी आप ये दवाई लें, ब्लड प्रेशर की दवाई तो है लेकिन आप लो डोज में ये शुरू करें। तो बाज़ औक़ात जो जनरल प्रैक्टिस में कुछ लोग होते हैं जो दोस्त हैं उनको नहीं अगर इस चीज़ का वो दवाई बंद कर देते हैं, भाई तुम्हें तो ब्लड प्रेशर है नहीं, तुम ये क्यों दवाई ले रहे हो ब्लड प्रेशर की। हालांकि मरीज़ को ये हमें बता देना चाहिए है तो ये ब्लड प्रेशर की दवाई लेकिन हमने ये आपको गुर्दों की हिफाजत के लिए और गुर्दों के इलाज के लिए दी हुई है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने इंडिकेट किया कि अगर 30 मिलीग्राम से कम प्रोटीन पेशाब में आ रही हो तो इट इज़ ओके, और आपने फरमाया कि अगर 30 से लेकर 299 तक आ रही हो तो ये नॉट ओके है मगर ये शायद रिवर्सिबल है, और अगर 299 से तजावज़ कर जाए तो कितनी ऊपर तक जा सकती है और फिर क्या होगा? इसमें जो 300 से ऊपर जिसको हम कहते हैं 300 मिलीग्राम से ऊपर आ रही है तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रोटीन यूरिया, यानी जब इसका मतलब कि किडनी डैमेज इस लेवल का है जिसमें रिवर्सिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको रिवर्स करके नॉर्मल की स्टेज पे ले आएँ, लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है कि हम जो इसकी प्रोग्रेशन को यानी इसकी जो बढ़ावे को रोक सकें, इसको ब्रेकें लगा सकें ताकि ये बीमारी ये किडनी को डैमेज ना हो सके। बेसिकली आप ये बात समझ लें कि प्रोटीन का ज़ाहिर यूरिन के अंदर होना इस बात की अलामत है कि स्ट्रक्चरल डैमेज किडनी का शुरू हो चुका हुआ। किस तरह डॉक्टर साहब, कैसे प्रोटीन निकल कैसे जाती पेशाब में? नॉर्मली जैसे मैंने गुजारिश की कि जो नॉर्मली किडनी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि प्रोटीन को वापस जज़ब खून में कर लेते हैं, जब फिल्टर होता है तो प्रोटीन वापस जज़ब हो जाती है जी। तो जब डैमेज होगा तो प्रोटीन वो जो कुछ होल से बन जाते हैं तो वहाँ से प्रोटीन लीक होकर यूरिन के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको जो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया ये ज़ाहिर करता है कि डैमेज है, मामूली है लेकिन रिवर्सिबल है। लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा हो चुका हुआ है, वो ग्रॉस प्रोटीन यूरिया की शक्ल में आ रहा है, वो रिवर्सिबल तो नहीं है लेकिन हम डिजीज़ प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, तब भी रोक सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल रखें, शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें और कुछ और मेजर्स हैं जो हम अख्तियार करें तो हमें इस किडनी डिजीज़ को या जो उसको रोक सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो हम क्रेटिनिन हमारा तो नॉर्मल है लेकिन आप कह रहे हैं जी आपको गुर्दे डैमेज है। ये एक बड़ी आम सी जो लोगों के अंदर क्रेटिनिन क्या चीज़ है? क्रेटिनिन होता है एक टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट होता है, बड़ा आम सा टेस्ट होता है कि जिसको हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि सीरम क्रेटिनिन आपका ये लेवल है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा तो क्रेटिनिन 1.1 है जो नॉर्मल रेंज के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप तो कह रहे हैं जी आपके गुर्दों पे डैमेज शुरू हो गया। हालांकि बात ये है कि जब डैमेज ख़ास लेवल से और ख़ास अरसे के बाद ये डैमेज जब पक्का हो जाता है तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है, यानी क्रेटिनिन लेवल वुड रिमेन नॉर्मल फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द डैमेज इज़ देयर, कि जब तक डैमेज उस वक्त तक है लेकिन फिर भी क्रेटिनिन लेवल के बढ़ने में उसकी बढ़ने की शरह में कुछ देर बाद उसकी नज़र आ लैग पीरियड है, ये नमूदार ज़रा लेट होता है जी। क्रेटिनिन बाद में काफ़ी बाद में क्रेटिनिन का बढ़ना एक बहुत एक लेट अलामत है, यानी लेट टेस्ट है ये जिसमें पता चलता है कि क्रेटिनिन इसकी बढ़ गई है। और जब आपका किडनी का डैमेज शुरू हो जाए खुदा न खास्ता तो हमें बहुत सारे मेजर्स करने पड़ते हैं और बहुत सारे वो हम बात भी करेंगे इसमें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब वो जो बाकी और तरीके हैं, आपने फरमाया, आपने गोलियों का बता दिया, शुगर का बता दिया, ब्लड प्रेशर वाली गोलियां ख़ास बता दी, और क्या तरीके हैं जिनसे हम गुर्दों को बचा के रख सकते हैं? देखिए, गुर्दों को बचाने के 2-3 तरीके हैं। बहुत
कॉमन जो सबसे पहले जो बात हमने की, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर 130-80 मिलीमीटर से नीचे रखें, 130/80 या आपकी कट ऑफ वैल्यू है, जब किडनी का डैमेज हो तो उससे नीचे रखें ब्लड प्रेशर को। और उन अद्वियात का इस्तेमाल ना करें जो गुर्दों को नुकसान पहुँचाते हैं। वो कैसी है? वो जैसे इसमें से सबसे जो नोटोरियस दवा है वो है एनासिड्स, यानी दर्दों की दवाइयाँ जो बड़ी कॉमनली खा रहे होते हैं। ये लो दर्द हो रही, ये फलाने लगा लिया, कोटिकल पेन किलर्स जो ख़ास किस्म, पैरासिटामोल इसमें नहीं है, पर जो बाकी पेन किलर्स हैं तो वो लोग जो यूज़ करते हैं और एक्सेसिव यूज़ करते हैं, क्योंकि आम तो आपने ये देखा हो कि डायबिटीज़ आमतौर पे उस उम्र में होती है जब जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोई ना कोई जो डायबिटिक पेशेंट वो जोड़ों की दर्दों की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो जोड़ों के दर्दों की जो दवाइयाँ लेते हैं तो उसके मुस्तकिल इस्तेमाल से, और कुछ लोग तो मुस्तकिल बुनियादों पे ले रहे होते हैं, तो उनके गुर्दों पे इफ़ेक्ट आ जाता है, वो डैमेज हो जाती हैं। तो और इस तरह बहुत सारी जो हकीमी अद्वियात हैं, बहुत सारे लोग हकीमी कुश्ते और इस तरह की वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई आपको नहीं पता, वो यूज़ करते हैं, इससे भी गुर्दों का डैमेज हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है कि हम गोश्त, अभी हमने ईद उल अज़हा की बात की कि जब हमारे किडनी पे कोई खुदा न खासा प्रॉब्लम आ रहा हो तो अपना जो गोश्त का इंटेक है वो कम कर देना चाहिए। इसमें वो थोड़ा सा इस बात में इख्तलाफ भी, कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो कहते हैं आप नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे मुशाहिदे में देखना है कि गोश्त का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल करने से जो है वो इस गुर्दों पे अच्छे असरात मरतब होते हैं। अब सवाल करते रहें, इस्तेमाल करें, लेकिन उसका कितना करना है ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा। उसमें करना ये है कि उसमें सिंपल फार्मूला है, आपका जितने किलोग्राम वज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी का वज़न 80 किलोग्राम 80 kg है, तो वो 80 ग्राम 80 ग्राम 1 ग्राम पर kg पर 24 आवर्स। ये डायबिटिक्स के लिए ना, ये जिनके किडनी पे प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है, जिनका क्रेटिनिन इफेक्ट किया हुआ है, तो या प्रोटीन, ग्रॉस प्रोटीन यूरिया, तो आप 1 ग्राम पर kg पर 24 आवर्स, यानी ये 80 जो ग्राम प्रोटीन लेनी है पूरे 24 घंटे में लेनी है। तो इस प्रोटीन में अंडा भी शामिल है, अंडा भी शामिल है, दालें भी जो सेकंड क्लास प्रोटीन है वो भी शामिल हैं, और जो बाकी जो प्रोटीन है, जो गोश्त है, बकरे का गोश्त है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी शामिल है। तो हमें प्रोटीन इनटेक को जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बहुत काउंट करके तो वो ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं हम बोटी नहीं खाएं, मैं कहा बोटी ना लें, आप शोरबा ले सकते हैं, उसका शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात, अगर खुदा ना खास्ता गुर्दों पे इफ़ेक्ट आ गया हुआ है, क्रेटिनिन भी बढ़ गई हुई है, तो हमें जो प्रोटीन का तो इंटेक हमने कम किया, दूसरा जो हमें कम बात वो करनी है कि फ्लूइड इंटेक भी कम करें। अच्छा, यानी फ्लूइड इंटेक हम कहते हैं नॉर्मली कि तकरीबन कोई 1.5 लीटर के करीब पर डे इस्तेमाल करें, यानी 1.5 लीटर की एक बोतल पानी की भर के रख के लें जो आपको मिलती है ड्रिंक्स की, तो उसको आप पूरे दिन में इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे कहते हैं जी आम मिसकंसेप्शन है या मिथ है जी, जितने पानी ज़्यादा पियो गुर्दे उतने साफ़ होंगे। हालांकि जब गुर्दे पूरी तरह काम ना कर रहे हों तो ये पानी इकट्ठा हो सकता है बॉडी के अंदर, जो एडीमा कर सकता है, सोज कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। और तीसरी बात जो हमें ये करनी है कि नमक का इस्तेमाल कम कर दें। नमक तक बहुत कम, चुटकी बराबर आप नमक इस्तेमाल करें। नमक का, क्योंकि जब नमक हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है और आपका वेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब नमक खून में ज़्यादा होगा तो वो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, तो सोडियम को लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। और जो चौथी चीज़ है कि अगर खुदा ना खासा गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और उसमें क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है और आप किडनी डैमेज, तो हमें सिट्रस फ्रूट्स ना लें। सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें से रस निकल आता है, जैसे ऑरेंज जूस है, ग्रेप फ्रूट का जूस है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें जिनके अंदर हाई, हाँ बनाना भी उसमें, जिस चीज़ में पोटेशियम ज़्यादा होगा वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो ख़राब किडनी है वो पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो इस तरह बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आपने बड़ा बताया। अच्छा एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, ये पाँव में सोज क्यों आने लगती है किडनी के पेशेंट्स के? हाँ, इसकी जो इफ़ेक्ट ये है कि बुनियादी तौर पे जो हमारा जिस खून के अंदर एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, जिसको हम कहते हैं, एल्ब्यूमिन का काम है सादा लफ्ज़ों में कि ये पानी को पकड़ के रखती है, पानी को पकड़ के रखती है। जब पानी को पकड़ के रखती है तो पानी, यानी जो आपका ब्लड है
उसके अंदर एल्ब्यूमिन है, और पानी आपका खून की नालियों के अंदर ही रहता है, वो टिश्यूज़ के अंदर नहीं आता जब खून गर्दिश कर रहा था। जो ही ये प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन है ये यूरिन के अंदर लेवल इसका बढ़ने लगता है, ये अखराज ज़्यादा होता है, तो खून में एल्ब्यूमिन की मिकदार कम हो जाती है, तो पानी पे पकड़ कम हो जाती है और पानी निकल के सीप कर जाता है टिश्यूज़ के अंदर। तो ये हमारे सोजन का इसे सोजन ये कॉज है। क्या करें फिर डॉक्टर? उसका ये है कि हमें अपना एक तो हमें जो वो चीज़ें जैसे हमने बात की कि हमें ऐसी अद्वियात हैं वो यूज़ करें, जब हम बाज़ वक़्त बड़ा कंट्रोल तरीके से डायूरेटिक्स भी देते हैं, जैसे लेजोराइड या लेसिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्रूसेमाइड जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसको भी हम बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपने डायूरेसिस ज़्यादा कर दी यानी पानी ज़्यादा ही निकाल दिया तो क्रेटिन और बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर गुर्दों को तो क्रेटिन बढ़ सकता है। आपने बहुत सारे लोगों में देखा, जैसे आजकल बरसात का मौसम है और हबस का मौसम है, इसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो जो गुर्दे के पेशेंट हैं उनके क्रेटिन बढ़ जाता है, और डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली ये आपको एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जो क्रेटिन को ख़राब कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो खून में नमकियात होती हैं ये भी आप डॉक्टर्स बताते हैं कि चेक कराएं, इनका कोई कोरिलेशन है इससे? बिल्कुल, देखें जैसे मैंने बात की, जो सबसे बड़ा एक तो सोडियम लेवल हमें चेक करने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब ज़्यादा यूरिन आ रहा हो तो सोडियम लूज़ हो जाता है, सोडियम लूज़ होने से हाइपोनेट्रीमिया हम इसे कहते हैं, तो जब सोडियम लूज़ होता है तो ये डायरेक्टली आपको बेचैनी हो सकती है, यानी नर्वस सिस्टम की सिम्टम्स आ सकती हैं, और बाज़ औक़ात जो अक्सर औक़ात होता है कि जो पोटेशियम का हमें ज़्यादा फ़िक्र होता है, जब ख़ास तौर पे जब हम किडनी के हवाले से बात करते हैं तो पोटेशियम लेवल किडनी के मरीज़ों में बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो ये बेसिकली ये कार्डियोटॉक्सिक होता है, हाइपरकलीमिया जिसको हम कहते हैं, यानी पोटेशियम जब लेवल ज़्यादा होता है ये आपके हार्ट के लिए भी मुनासिब नहीं होता है, इसमें हार्ट की बीट ख़राब हो सकती है, हार्ट पे ये कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट इसका होता है, तो हमें बड़े इसको नॉर्मल लेवल के अंदर रखना होता है। एक और जो चीज़ जिससे मुतासर होती है वो यूरिक एसिड होती है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर क्रेटिन बढ़ जाता है, गुर्दे ख़राब होते हैं, उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो उसको भी हमें रोकने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए जो यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, ये खून में तेज़ाबियत या दूसरा एल्कलाइन जैसे बोलते हैं, इन चीज़ों पे भी असर होता है गुर्दे की बीमारी का? गुर्दे की बीमारी ज़ाहिर है कि ये आपके सारे सिस्टम को, इलेक्ट्रोलाइट्स को ख़राब करती है, तो एसिडोसिस वगैरह भी होती है। और एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें गुर्दों की बीमारी में आपने ये देखा होगा कि अक्सर जो गुर्दों के पेशेंट होते हैं उनकी एक ख़ास लुक हो जाती है, उनमें खून की कमी बहुत हो जाती है, आपने अक्सर देखो पीलाहट सी उनके होती है। वो पीलाहट इसलिए होती है कि गुर्दे उनके अंदर एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो खून हीमोग्लोबिन आपको खून बनाने का हार्मोन है, तो वो नहीं बनता तो खून की कमी, उनके अंदर खून की कमी भी आ जाती है। और दूसरा आपने ये देखा होगा कि उनका जो जो गुर्दों के मरीज़ को जो मेन प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है, वो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। क्यों? यानी इसलिए क्योंकि अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे सिस्टम, ऐसी पैथोलॉजी डेवलप हो रही होती है जो कार्डियक इवेंट को प्रमोट करती है, यानी खुदा न खासा किसी गुर्दे मुतासिर, उसकी जो कॉज ऑफ डेथ मे नॉट बी द किडनी इटसेल्फ, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ हार्ट डिजीज़, तो वो ये करते। दूसरा, गुर्दे के पेशेंट आपने देखा होगा उनकी भूख मर जाती है, इसको हम यूरेमिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं, यानी उनका मैदा, वो भी मैदे पे भी इफेक्ट कर रहा होता है, ये जो यूरिया या जो क्रेटिन बड़ा होता है ये भी इफेक्ट कर रहा है, तो उससे वॉमिटिंग भी कुछ लोगों को शुरू हो जाती है, तो और भूख उनकी ख़त्म हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो आप देखो अगर आप टिपिकल पेशेंट आता, पफीनेस होगी आँखों पे, पैरों पे सोजन भी हो सकती है, खून की कमी भी, आपको पीलाहट भी नज़र आ रही होती है, और वो लोग कुछ वॉमिटिंग भी कर रहे होते हैं, तो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ होता है, तो ऑब्वियसली ये आपको टिपिकल पिक्चर है जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ इंडिकेट। डॉक्टर साहब, इंसुलिन शुक्र है कि उनकी ज़रूरत कम हो जाती है, ये बड़ा अच्छा फिनोमेना। हाँ, देखिए बहुत सारे पेशेंट, अच्छी बात है, बुरी बात बहुत सारे पेशेंट हमें जो ना आके वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी शुगर ठीक हो गई, मैं अभी इंसुलिन पहले इतने लेता था, मेरी ख़त्म हो गई इंसुलिन, तो मैंने कहा भाई गुर्दों का टेस्ट चेक कराओ अपने आप को, खुदा न खासा गुर्दों पे इफेक्ट तो नहीं आ गया। तो बेसिकली जो गुर्दे हैं जो आपके, ये इसमें कैटाबॉलिज्म होता है, यानी ये जो आपके अंदर इंसुलिन होती है ये उसको ब्रेक डाउन करके एक्सक्रीट करते हैं,
तो जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो इंसुलिन जितने भी आप यूनिट लगाए थे वो सफिशेंट हो जाते हैं। वो मसला अगर कोई आप 10 यूनिट लेते हैं तो इवन हो सकता है पेशेंट को 10 यूनिट से ही फ़र्क पड़ जाए। तो किसी का खुदा ना खास्ता एकदम शुगर का और उसकी इंसुलिन छूट जाना, शुगर की दवाइयाँ बंद हो जाना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुर्दों की बीमारी जो ज़ियाबीतस की वजह से होती है, ये पेशेंट कब डायलिसिस पे जा सकता है, या क्या इसमें भी रीनल ट्रांसप्लांट की कोई बात की जा सकती है या होता है? देखिए, इसको हम जब कहते हैं ना, किडनी की काफ़ी सारी स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 5 स्टेजेस हैं, कुछ लोग 4 स्टेजेस पे भी करते हैं। 5 स्टेजेस को हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, ESRD कहते हैं। तो इसमें होता है कि जब आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो तकरीबन 15 से नीचे 15 cc पर मिनट से आपका फिल्ट्रेशन, नॉर्मली ये अबव 60 होता है, तो ये 15 मिलीलीटर से नीचे चला जाए तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर उनका क्रेटिन बढ़ रहा हो, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रहा हो, उनके जिस्म में सोजें बढ़ रही हों, उनकी जो हार्ट के गिर्द एक झिल्ली होती है पेरिकार्डियल फ्यूजन हो जाए, या उनका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उससे हम लोगों फिर डायलिसिस की तरफ आता है। डायलिसिस बेसिकली एक इंटरम पीरियड है, यानी एक दरमियानी वक्फ़ा है रीनल ट्रांसप्लांट के लिए। यानी आप टाइम बाई कर रहे होते हैं, जब तक आप रीनल ट्रांसप्लांट का यानी गुर्दे की पैवंदकारी का इंतज़ाम करें, उस वक्त तक आप अपने जो गुर्दों के अफ़ाल हैं वो डायलिसिस से कर रहे होते हैं। डायलिसिस बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी समझ लें, जिसमें से पूरा खून गुजारा जाता है और पूरे खून में से जो मुज़र नमकियात हैं, मुज़र असरात मरकबात हैं, वो निकाल लिए जाते हैं और वो साफ़ खून जो दोबारा उसमें भेज दिया जाता है जिस्म के अंदर। तो इसको हफ्ते में 1 दफ़ा भी कुछ लोग करवाते हैं, 2 दफ़ा भी करवाते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका इलाज है वो अगर हम बात करें डायबिटीज़ का, वो आप रीनल ट्रांसप्लांट यानी गुर्दे की पैवंदकारी ही इसका इलाज है। और ज़ियाबीतस में जो गुर्दों की बीमारियां होती हैं उसका बुनियादी इलाज आप पहले प्रोग्राम में शुरू में ही बता चुके हैं कि हम अपनी ज़ियाबीतस को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और वो जो अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा कि कुछ दवाइयाँ दर्द कुश जो हैं वो नहीं लेनी चाहिए, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs, तो स्टीरॉयड्स तो ले सकते हैं? नहीं, स्टीरॉयड्स नहीं लेंगे ना। स्टीरॉयड्स डायबिटिक को अगर हम देंगे तो उसमें 2-3 इफेक्ट करते हैं। स्टीरॉयड से आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है और डेंजरसली बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि वो सोडियम रिटेंशन कर रहे होते हैं, सोज भी आ सकती है। तो स्टीरॉयड बेसिकली ना एक आप समझिए कि आपका ना वाइट वॉश है। मिसाल के तौर किसी बंदे को दर्दें हो रही हैं या कोई मसला हो रहा है तो वो एकदम मैजिक मेडिसिन के तौर पे होता है। और बहुत सारे हकीम और बहुत सारे वो लोग क्वैक्स हैं, वो स्टीरॉयड्स को दवाई के तौर पे आम तौर पर मरीज़ों को खिला रहे होते हैं और साल खिलाते जा रहे होते हैं, जिससे उनके असरात मुरतब हो चुके होते हैं। हालांकि स्टीरॉयड दे आर वेरी गुड मेडिसिन बट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कंडीशन हैं जिसमें आपको ज़्यादा अरसे के लिए देने पड़ते हैं, जैसे आपने रीनल ट्रांसप्लांट के बाद भी स्टीरॉयड देना पड़ सकता है, क्योंकि उसका स्टीरॉयड का इफेक्ट होता है कि जो उस पैवंदकार जो आपने ऑर्गन लगाया, नया किडनी लगाया, उसको वो बॉडी के अंदर सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उस डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को मध्यम करने के लिए तो हम स्टीरॉयड या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसी देते हैं जो आपके खुलियात को महफूज रखती है। मिस वो एक गोली है बड़ी अहम, उसके मुतालिक आप पूछना चाह रही थी? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से गुर्दों पे कोई इफेक्ट्स होते हैं, ख़राब होते हैं गुर्दे उससे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत हमें रोज़ प्रैक्टिस में मिलता है। मरीज़ इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, वो कहते हैं ये मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज ना इस्तेमाल करने से गुर्दे ख़राब होते हैं, लोगों के अंदर एक कॉमन मिथ है। तो मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। नंबर 1 कि गुर्दों के ये गुर्दों को तो ख़राब नहीं करती मेटफॉर्मिन, ये तो बात तय है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के गुर्दे काफ़ी ख़राब हो, मैं लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल, तो उनको ये नहीं देनी चाहिए। सिम्टम्स के बाद जैसे जी नहीं, उसका क्रेटिन अगर ख़ास लेवल, क्रेटिन तो अब नहीं करते हम EGFR हम होता है, हाँ। जिसको फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ठीक है। अगर ये फिल्ट्रेशन रेट आपका 30 मिलीलीटर से कम है तब हम नहीं देते। ये नॉर्मली ये 60 से ऊपर होता है, यानी आप ये समझ लें जब आपके गुर्दे के अफ़ाल या मैं सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ, पहले हम उसको अब तो यूज़ नहीं करते, कि अगर आपका किसी का क्रेटिन 1.5 से ज़्यादा है तो उसको ना दें सीधे तो उसमें अपना दें। लेकिन अगर क्रेटिन थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है तो आप उसकी डोज़ कम कर सकते हैं। अगर आप
3 गोलियां 850 वाली, तो आप 500 वाली एक दे दें या 2 दे दें, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके पीछे एक बड़ी साइंटिफिक फैक्ट है कि ये लैक्टिक एसिडोसिस कर देती है। ये बड़ा मुश्किल सा नाम लगता है, एसिडोसिस है यानी तेज़ाबियत बढ़ा देती है, लेकिन इसका जो लैक्टिक एसिडोसिस का जो चांस है 1 लाख में से 1 बंदे को है। तो इट्स वेरी वेरी लो, सेफ है, सेफ वेरी सेफ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इटसेल्फ ये गुर्दों को ख़राब नहीं करती। अगर गुर्दे ख़राब हो तो तब इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। यानी गुर्दों का ही कुछ नहीं कहती, गुर्दे ख़राब हो तो फिर डॉक्टर के मशवरे से शुरू करें। सर आज का आखिरी सवाल, ये जो नई अद्वियात डायबिटीज़ के इलाज के लिए आ रही हैं, इससे आप डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को बहुत फ़ायदा मिल गया कि आपके बहुत सारे आर्सेनल में तरीके आ गए जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आई हैं, उनका आप नाम बताइएगा, जिनसे पेशाब में शुगर ज़्यादा खारिज होती है और शुगर इस तरह कम हो जाती है। ये ज़रा कुछ बताइए, कौन सी सेफ़ हैं, कौन सी गुर्दों की बीमारी में सेफ़ नहीं है, कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते? देखिए 2 किस्म की अद्वियात जो इस वक्त मार्केट के अंदर है, एक तो GLP-1 एगोनिस्ट है जिसमें हमने बात की, लीराग्लूटाइड है, ड्यूलाग्लूटाइड है। तो ये इंजेक्टेबल 1 हफ्ते में 1 दफ़ा लेते हैं, इंजेक्टेबल है, और 1 रोज़ लेना पड़ता है। तो ये किडनी डैमेज अगर स्टेज 4-3 तक, तो आप 4 तक, यानी अगर फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम है यानी 15 से कम है तो उसमें ना दें, यानी एज स्टेज रीनल डिजीज़ में ना दें। अदरवाइज़ ये आप किसी भी किडनी स्टेज पे दे सकते हैं, दे आर वेरी सेफ। दूसरा कि SGLT2 इनहिबिटर्स जिसको हम कहते हैं, जिसने आपका जो ग्लूकोज को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करती हैं, जो नई दवाइयाँ जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन है और एम्पाग्लिफ्लोजिन पाकिस्तान के अंदर दोनों अवेलेबल हैं। तो जब EGFR अगर आपका 30 से कम हो तो हम ये अद्वियात नहीं देते, उससे ऊपर ये देते हैं। बल्कि ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स इसके बहुत सारे आ गए हैं कि किडनी का ये प्रेशर कम करते हैं, जिससे किडनी डैमेज आपका रिड्यूस होता है। तो ये किडनी के लिए काफ़ी बेनिफिट है, ये ले सकते हैं। लेकिन जब भी खुदा ना लेकिन ये कोई भी दवाई जब हम बात करते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, अज खुद कोई दवा शुरू ना करें। और क्वैक से क्वैक से अब तो हम दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक आवाम के अंदर अवेयरनेस होगी तो क्वैक से खुद ब खुद बाइकआउट होता चला जाएगा। अगर आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्वैक फिर फ्लरिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। बहुत ही ख़ास टॉपिक, अहम टॉपिक, और उस पर आपने बहुत ही थोड़े वक्त अरसे में, थोड़ी मुद्दत में बहुत वसी हमें मालूमात दी। मैं मिस आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज यू आस्क्ड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।